चलो सो अब अगला एक क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो मैंने कहा कि ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स बराबर है आपकी 3 1 2 1 के बराबर, ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, 3 1 2 1 के बराबर आया था, तो कॉमा A² - 4A प्लस आई इक्वल टू नल, ये शो करना था। ठीक है, ये शो करना था। और इसके बाद अगर मैं एक नया क्वेश्चन ऐड करता हूं, एक नया क्वेश्चन ऐड करता हूं, एंड हेंस फाइंड ए की पावर 4, क्या कहा मैंने, एंड हेंस फाइंड ए की पावर 4। ठीक है, देखना, तो अगर आपने A² निकाल लिया और ए की पावर 4 फाइंड करने के लिए A² मल्टीप्लाई बाय A² कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये रिजल्ट यूज करके ए की पावर 4 फाइंड करना है, ध्यान रहे, ये रिजल्ट यूज करके ए की पावर 4 को फाइंड करना है। तो एक बार चेक करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले तो ये रिजल्ट आएगा, ये हमें पता है, पिछली क्लास में करा था। तो A² देख लो क्या होगा, 3 1 2 1 इक्वल कितना, 3 3 जा 9, 1 2 2 यानी कि 11, 3 + 1 यानी कि 4, 6 + 2 8, 2 + 1 3, ये A² की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, A² की। अच्छा 4A कितना है, 4A कितना है, 4 3 जा 12, 4 8 4 प्लस आई कितना है 1 0 0 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स से आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो नल मैट्रिक्स से आ रहा है। ये मैंने लिख दिया इसलिए ताकि आपको एक बार कंफ्यूजन ना हो कि ये आया भी था या नहीं। अब ध्यान से देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा आपसे कि ये A² की वैल्यू थी, इज इक्वल टू लिख सकता हूं कितनी, 11 4 8 3। ठीक है, चलो, और ये था A² - 4A प्लस आई की वैल्यू थी, A² - 4A प्लस आई की वैल्यू थी। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ए की पावर 4 फाइंड करना है आपको, इसकी मदद से, इसकी मदद से क्या फाइंड करना है, A² ए की पावर 4 फाइंड करना है। तो एक बार चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां से देखूं तो आप लिखने वाले हो कि सर ए की पावर 4 क्या होता है, A² मल्टीप्लाई बाय A², है ना, क्या लिखने वाले हो, A² मल्टीप्लाई बाय A²। तो अब हम A² की जगह A² की वैल्यू पुट कर देंगे और A² की वैल्यू पुट कर देंगे और A4 की पावर 4 निकाल देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि A² की जो वैल्यू है वो इक्वल है 4A - आई के। किसके इक्वल है, A² की वैल्यू 4A - आई के इक्वल है। A² की वैल्यू किसके इक्वल है, 4A - आई के इक्वल है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे हम, A² की वैल्यू क्या कहेंगे हम, 4A - आई के इक्वल है। बात समझ आ रही है तो बोल दो, A² की क्या वैल्यू है, 4A - आई के इक्वल है। तो अब देखना, अगर मैं A की पावर 4 लिखना चाहता हूं तो A की पावर 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4A - आई मल्टीप्लाइड बाय 4A - आई। क्या लिखूंगा, 4A - आई मल्टीप्लाई बाय 4A - आई। क्यों, क्योंकि A की पावर 4 को लिखेंगे A² इंटू A²। अब अगर मैं A² की सीधा वैल्यू ही पुट कर देता और A² की वैल्यू पुट कर देता तो मेरा गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि मैंने इस रिजल्ट का यूज तो करा ही नहीं। बात समझ आ रही है। सो 4A - आई और 4A - आई बन जाएगा, यानी कि कितना, 4A - आई का होल स्क्वायर, 4A - आई का होल स्क्वायर। अब एक बात देखना, क्या ये लिखना सही है या गलत, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत, एक बार चेक करते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिखता हूं तो हमें सबको याद है, फॉर्मूला होता था A² + 2AB + B², है ना, A² + 2AB + B²। पर ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, क्या मैट्रिक्स में 2AB और BA एक ही बात है क्या, भाई ए जो A इंटू बी और B इंटू ए क्या एक ही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम इसमें ऐसे डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, मैट्रिक्स में हम ऐसी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, ध्यान रखें। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना होगा। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4A मल्टीप्लाई बाय 4A कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16A², 4 4 जा 16A²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा सो -4AI, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -4IA, 4IA माइनस माइनस प्लस, सो +I²। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं क्या AI और IA एक ही बात है, क्या AI और IA एक ही बात है, हाँ ये दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि रूल पढ़ा था, रूल पढ़ा था हमने, क्या रूल पढ़ा था कि AI = IA = A, ये हमने रूल पढ़ा था, छोटा सा दिखाया भी था मैंने आपको कि AI जो है वो IA के बराबर होता है, इक्वल टू A होता है। तो यानी कि मैं चाहूं तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं, AI = A और IA = A, तो ये हो जाएगा
16a² माइनस 4 और 4 कितना 8a प्लस i²। अब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, तो कितना आ जाएगा i, कितना आ जाएगा i आ जाएगा। ठीक है, i लिखने के बाद अब a² की वैल्यू है आपके पास, a² की वैल्यू है आपके पास ये वाली, पुट कर देना, a की वैल्यू है पुट कर देना और आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर देना, तो a की पावर 4 आ जाएगा। बात समझ आ रही है तो बोल दो, थम्स अप कर दो अगर ये बात और ये क्वेश्चन क्लियर है तो। अगर ये बात और ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट। वंश को क्लियर है एंड पायल को भी क्लियर है, प्रिया को भी क्लियर है। ओके, सो आप सबको लगभग क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अभी ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट में, एक और क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, तो वहां भी सिखा दूंगा, कोई नहीं। डिटर्मिनेंट में एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें a की पावर 4 की जगह लिखा होता है a इनवर्स, फाइंड a इनवर्स। ठीक है, पायल कुछ पूछना है तुम्हें? नो सर। ओके पायल, चलो। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया सब कुछ कि a की पावर 4 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट a² इंटू a² करके नहीं निकाल सकते, तो ये वाली मेहनत थोड़ी सी अलग सी होगी थी, इसको याद रख लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सर फटाफट। पता कैसे चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन में ऐसे वाला आइडेंटिटी वगैरह लगानी है? ठीक है, बता देता हूँ, ये बात भी बता देता हूँ। देखो क्या है, जिस भी क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा मिल जाए ना, एंड हेंस, क्या लिख जाए, एंड हेंस। एंड हेंस का मतलब होता है कि गिवन रिजल्ट को यूज करना होता है आपको, यानी कि जो रिजल्ट आपके पास आ चुका है उसका इस्तेमाल करके निकालोगे आप अगली चीज। ठीक है, चाहे वो बहुत ही आसान स्टेप क्यों ना हो, जैसे 2 इंटू 2 भी पूछ रहा है और आपने आपको कुछ कंडीशन दे दी, तो आपको वो कंडीशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड हेंस जहां भी दिख जाए तो समझ जाना कि इसका इस्तेमाल, यानी कि जो उससे पहले वाली कंडीशन है उसका यूज करना ही करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ जी। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, एनसीईआरटी में नहीं है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपकी, तो इसलिए बाहर से था, ये देखना जरा इसको ध्यान से। चलो अब आ जाते हैं, वापस से मूव ऑन करते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे वापस से। अच्छा, चैट में कुछ पूछ रहे हैं आप लोग क्या? अच्छा, थम्स अप ही है, ठीक है। ओके, सो अब जो है देखते हैं एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट है तो बोल दो, क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। 7th 8th बच्चों डाउट बोल दो सीधा। 13 तक जिन्होंने कराया तो कोई बात नहीं, 13 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई भी डाउट नहीं है, तो 15th भी ऐसा ही है, ये भी कर सकते हैं, और 16th भी ऐसा ही है, a³ माइनस 6a² प्लस 7 है, तो ये भी कर लेना। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, 10 अल्फा बाई 2 और 0, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, नहीं भी बताता तो भी बात बन जाती, अगर नहीं भी बताता तो भी हमारी बात बन जाती, क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि अगर जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है, तो हमें शो दैट क्या करना है कि आई प्लस ए इक्वल्स आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट कि आई प्लस ए इक्वल्स आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अच्छा, सबसे पहले एलएचएस देख लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, आई प्लस ए, आई प्लस ए का मतलब क्या है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। अच्छा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस 0 इज 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा,
और 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू इज टेन अल्फा बाई टू और 1 प्लस 0 इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई मेरी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ चुकी है। अब एक बार राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं। सो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब है ए आई माइनस ए। क्या है? आई माइनस ए। आई माइनस ए का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए को माइनस कर दो, यानी कि 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। आई माइनस ए को इसको माइनस करने के बाद आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इससे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार ये देखते हैं क्या आएगा। तो ये आ गया आपका 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू इज टेन अल्फा बाई टू, 0 माइनस यानी कि माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 प्लस 1 माइनस 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, यहां तक तो यही करना है, यहां तक तो यही करना है। इसके बाद एक छोटी सी चीज देखना, इसके बाद एक छोटी सी चीज देखना। थोड़े से फॉर्मूले याद करते हैं, एक बार थोड़े से फॉर्मूले याद करते हैं छोटे से। हमारे कोस हाफ एंगल फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़े थे। हाफ एंगल फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़े थे। कोस टू थीटा के कितने फॉर्मूले थे? बहुत सारे फॉर्मूले थे। 1 माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक ये फॉर्मूला हुआ करता था। 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एक ये फॉर्मूला होता था। एक होता था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता था हमारा टेन वाला। टेन वाला क्या होता था? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस टू थीटा के चार फॉर्मूले हुआ करते थे। एक साइन टू थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते थे, कौन कौन से? एक होता था टू साइन थीटा कोस थीटा और एक होता था टेन वाला। कौन सा? टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता था? टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, शाहिद इज वेटिंग। ठीक है, सो एक फॉर्मूला होता था हमारा ये वाला। तो हमें क्या करना है? हमें टेन वाले फॉर्मूले लगाने हैं। क्यों लगाने हैं टेन वाले? क्योंकि हमारा टेन चल रहा है क्वेश्चन में। तो मैं चाहूं तो कोस में टेन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और इस साइन में भी टेन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, बात समझ आ गई तो बोल दो। कोस में भी टेन वाला फॉर्मूला और इसमें भी साइन में भी टेन वाला फॉर्मूला। तो देखते हैं क्या बनेगा मेरे पास। सो मेरे पास सिचुएशन आएगी 1 टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू 1 कोस अल्फा। अच्छा, कोस अल्फा की जगह टेन वाला लगाऊंगा तो यानी कि ये लगाऊंगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। क्योंकि क्या है? एंगल का हाफ कर दो तो टू थीटा का हाफ होता है थीटा। तो ऐसी अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा? अल्फा बाय टू। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ऐसे ही साइन अल्फा में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। बात समझ आ रही तो बोल दो भाई। अगर थीटा था, टू थीटा था तो थीटा बन गया, तो अल्फा है तो क्या बन जाएगा? अल्फा बाय टू। ऐसे ही साइन अल्फा का क्या? टू टेन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतने हिस्से का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने लगभग। तो यहां से इसके बाद से मैं ऊपर ऊपर का मिटा रहा हूं, ये पूरा हिस्सा। ये वाली चीज से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हिस्सा मिटा देता हूं। ये फॉर्मूले हम यूज कर चुके हैं, तो ये भी मिटा देता हूं। अब देखना, हाँ, सो इस पोर्शन से, यहां से देखना, इससे अब ऊपर जा रहे हैं हम, इससे अब ऊपर जा रहे हैं। ध्यान से समझना क्या करूंगा मैं। अब ये टेन अल्फा बाई टू, थोड़ा हर जगह टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है, तो मैंने क्या कहा? लेट टेन अल्फा बाई टू को मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। मैंने क्या कहा? मान लो टेन अल्फा बाई टू कितना है? एक्स, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। टेन अल्फा बाई टू को मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो ये मेरी क्या सिचुएशन बन गई? 1 एक्स माइनस एक्स 1, 1 एक्स माइनस एक्स और 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं चाहूँ तो पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, 1x माइनस एक्स और 1 एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये वाली इससे होगी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 2x स्क्वायर, ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x माइनस एक्स क्यूब, आराम से कर लेना केयरफुली, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स इंटू वन इज माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज, ध्यान से देखना, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर प्लस का एक्स क्यूब, 1 2x से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 2x, अब ये माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस होता है, सो प्लस 2x स्क्वायर, तो प्लस के साइन तो लिखते नहीं है, सो 2x स्क्वायर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक आ गया हमारा। अब ये वाला नीचे वाला मैं मिटा देता हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब देखते हैं, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2x इज प्लस एक्स, एक्स कॉमन लूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चेक करना, एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं, 2x माइनस एक्स इज एक्स प्लस एक्स क्यूब, अब अगर मैं इसमें चाहूं तो x कॉमन ले लूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, x कॉमन लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब में अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो फिर से लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां चेक करो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक करना आराम से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, पूरे होल में कॉमन है, तो जब पूरे उसमें से कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर चले जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर चले जाएगा, तो क्या बनेगा, ये देखना ध्यान से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था हमने अंदर से, जहां से हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो क्या आ गया था, चेक करना, 1 माइनस एक्स एक्स 1, क्या आ गया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो क्या आ गया था, 1 माइनस एक्स एक्स और 1, ठीक है। चलो तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स एक्स और 1, अच्छा हमने x किसको माना था, tan अल्फा बाई 2 को, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1, क्या आ गया मेरा, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। एक काम करो, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके कितनी आई थी, एक बार बता दो, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके कितनी आई थी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या आई थी, चेक कर लेना, यही आई थी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही आई थी सोल्व करके, सो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ये, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इस हिस्से का भी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, इस हिस्से का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिया कुछ पूछना तो नहीं था तुम्हें? नहीं सर। ओके प्रिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
A trust fund has rupees 30,000 that must be invested into two different types of bond. कहता है 30,000 रुपए एक ट्रस्ट फंड के पास, वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो है क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. कह रहा है जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट. जो दूसरा बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देता है. Using matrix multiplication determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bond. कहता है 30,000 रुपए किस तरीके से डिवाइड करें, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके बताओ. If the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800 and rupees 2000. कहता है जो ट्रस्ट है वो एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपए चाहता है और 2000 रुपए चाहता है. एक बार क्वेश्चन को ब्रीफ में समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास रुपए कितने हैं, 30,000 रुपए है. उसके पास 30,000 रुपए हैं. 30,000 रुपए को वो दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है. 30,000 रुपए को वो दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है. हमें बताना है किस तरह इन्वेस्ट करे. क्या, क्योंकि जो टाइप ए बॉन्ड है, जो टाइप ए है वो उसे 5% का इंटरेस्ट देता है, और जो टाइप बी है, टाइप बी उसे 10% का इंटरेस्ट देता है. चेक कर लो कितने का इंटरेस्ट देता है, 7% का. टाइप बी जो है 7% का इंटरेस्ट देता है. टाइप ए 5% का इंटरेस्ट देता है और टाइप बी 7% का इंटरेस्ट देता है. अब वो एनुअल इंटरेस्ट कितना चाहता है, वो एनुअल इंटरेस्ट कितना चाहता है, एनुअल इंटरेस्ट वो चाहता है ए पार्ट में 1800 रुपए चाहता है. यानी कि दोनों से जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है, दोनों से जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है वो 1800 रुपए होना चाहिए. एक बात समझना, दोनों से जमा इंटरेस्ट 1800 होना चाहिए पहले पार्ट में. तो एक छोटी सी बात ध्यान रखते हैं, एक छोटी सी बात ध्यान रखते हैं कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे तो ध्यान रहे कि अगर एक मैट्रिक्स हम रो वाइज ले रहे हैं, ये थोड़ी सी हिंट है, अगर हम एक मैट्रिक्स रो वाइज ले रहे हैं तो दूसरी मैट्रिक्स को कॉलम वाइज ले लेना. क्यों, क्योंकि इसमें एक रो और 3 कॉलम होंगे, तो दूसरी वाली में 3 रो 1 कॉलम रखोगे सभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगी, वरना होंगे ही नहीं. तो इस बात का लॉजिक याद रखते हुए जो है हम क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे इसे. चलो, तो ये सिचुएशन है हमारे पास. तो अब एक काम करते हैं, अगर मान लेते हैं कि उसने टाइप ए में x रुपए इन्वेस्ट करे, उसने मान लो टाइप ए में x रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है. तो वो टाइप बी में कितने करेगा, 30,000 माइनस x करेगा, 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करेगा, ठीक है. सो ध्यान रखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट इन्वेस्ट रुपीज x ऑन टाइप ए एंड 30,000 माइनस x ऑन b, ठीक है. तो इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कैसे लिखते हैं. हमने x लिख दिया यहां पर और 30,000 माइनस x लिख दिया यहां पर. अब जो उसको कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो इंटरेस्ट दे रही है 5% का और 7% का. सो यहाँ पे हमने लिख दिया 5/100 और यहाँ पे लिख दिया हमने 7/100. मान लो ये इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स है, ये किसकी मैट्रिक्स है, इंटरेस्ट वाली. सो यहाँ पे लिख दिया 5/100, यहाँ पे लिख दिया 7/100. अब हम क्या चाहते हैं कि वो एनुअल इंटरेस्ट जो है वो 1800 रुपए आ जाए. क्या चाहते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट कितना आ जाए, 1800. तो मैं एक बार इस हिस्से को रब कर देता हूं, इस हिस्से को मिटा देता हूं और देखना x और 30,000 x है. अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा. बात समझ आ रही है. ये कितने एलिमेंट्स है इसमें, एक रो 2 कॉलम, तो इसमें 2 रो 1 कॉलम, तो एक ही एलिमेंट आएगा. तो क्या हो जाएगा ये 5x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5x/100 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7/100 इक्वल टू 1800, ठीक है. तो अब दोनों में क्या कॉमन है, 1/100 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 100. क्यों, क्योंकि 100 दोनों में कॉमन है, बाहर लेके उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दिख जाएगा आपको. अब देखना जरा क्या हो गया, अच्छा 7 रह गया. सो 7 से भी मल्टीप्लाई करना था तो 7 भी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है. सो अब क्या होगा 5x प्लस 7 3 जा 21,000 2 लाख 7 3 जा 21, सो 2 लाख 10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू कितना 1800 इंटू 100, कितना हो जाएगा 1800 इंटू 100. सो यानी कि यहां से क्या आ रहा है माइनस 2x प्लस 2,10,000 इक्वल्स 1,80,000, ठीक है. अब ये 2x को उधर भेज देना, सो 30,000 आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 2x के लिए आ जाएगी, यानी कि x के लिए कितना आ जाएगी 15,000. सो उसको टाइप ए में कितना इन्वेस्ट करना है 15,000 और टाइप बी में कितना इन्वेस्ट करना है
15,000, क्योंकि टाइप ए में x था और टाइप बी में 30,000 माइनस x था, तो कितना हो जाएगा 15,000। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बच्चों थम्स अप कर दो अगर कोई सर डाउट आपने मैट्रिक्स जैसे बनाई है वो समझ नहीं आया। अच्छा, मैट्रिक्स कैसे बनाई है वो समझ नहीं आया तो वो दोबारा बता देते हैं। देखो पायल, मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक मैट्रिक्स एक तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही होगी, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो क्या करती है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन थी। एक सिचुएशन बता रही थी हमें कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक मैट्रिक्स बता रही थी हमें कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, और जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो बता रही थी हमें कि इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है। ठीक है, तो जो पहली मैट्रिक्स है, जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स है कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी मैट्रिक्स है जो हमें इंटरेस्ट पे कितना हो रहा है ये बता रही है। अब इस मैट्रिक्स में हमने रो वाइज रखा है इस मैट्रिक्स को, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स कॉलम वाइज रखनी है हमें। ये रूल है, ये रूल इसलिए है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगी, इसीलिए। तो आप अभी के लिए ये समझ लो कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक वन इंफॉर्मेशन इन वन मैट्रिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन इन अदर मैट्रिक्स, एंड वन मैट्रिक्स शुड बी row wise and the other should be column wise, so that you are able to multiply the two matrices. clear है पायल? अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक हमें और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि मैट्रिक्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन उठानी है। एक इंफॉर्मेशन अगर हमने उठा लिया रो वाइज तो दूसरी उठा लेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना बस अभी के लिए। चलो अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सेकंड पार्ट नहीं कर रहा मैं इसका, सेकंड पार्ट में आपको पता है 1800। हाँ सर स्क्रीन ब्लर आ रही है आपकी। सबकी आ रही है या फिर बच्चों इसी की आ रही है? सबकी आ रही है बस। अच्छा, मेरी भी आ रही है सर ब्लर। ओके नहीं सर क्लियर है, बस वीडियो थोड़ी सी लेट है। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, फिर मैं थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ। ठीक है, सो वंश अब कुछ फर्क पड़ा क्या? वही है सर। कुछ सर क्लियर अब हुआ? सही आ रही है। अब सही आ रही है? नेट धीरे चल रहा है। यस सर अब ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। ओके, सो इसके सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है? इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है 1800 की जगह 2000 रख देना, 1800 की जगह 2000 रख देना। क्यों? क्योंकि इस बार वो कितना चाहता है इंटरेस्ट, 2000 रुपए। ठीक है, सो 1800 की जगह 2000 रख देना। ठीक है, चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 से आपको पहले क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स कैसे रखनी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी हिंट दी थी वर्ड प्रॉब्लम के लिए। देखो क्या हिंट दी थी, पहले मैंने आपको एक हिंट दी थी कि गिवन इंफॉर्मेशंस होंगी। क्या होंगी? गिवन इंफॉर्मेशंस होंगी। अब जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं वो कितनी गिवन इंफॉर्मेशन होंगी? दो तरीके की गिवन इंफॉर्मेशन होगी। आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन होगी और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो पहली इंफॉर्मेशन है आप उसको रो वाइज मैट्रिक्स तैयार कर लेना। कैसी मैट्रिक्स तैयार कर लेना? रो वाइज मैट्रिक्स तैयार कर लेना। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन होगी उसे आप कॉलम वाइज मैट्रिक्स तैयार कर लेना, कॉलम वाइज मैट्रिक्स तैयार कर लेना। ठीक है, तो इस बार देखो, इस बार अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई कैन क्लियरली सी दैट देयर आर बुक्स। बुक्स की बात हो रही है पहली कंडीशन में। क्या? 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। यानी कि पहली इंफॉर्मेशन मेरी बुक्स के रिगार्डिंग हो रही है।
पहली इंफॉर्मेशन बुक्स के रिगार्डिंग हो रही है और दूसरी इंफॉर्मेशन देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60 एंड 40। जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो उनकी सेलिंग प्राइस पर बात कर रही है। किस पे बात कर रही है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस पे, कि पहली की कीमत क्या है, दूसरी की कीमत क्या है और तीसरी की कीमत क्या है। अब एक बात याद रखना, अगर आपने रो वाइज मैट्रिक्स बनाई है और इस रो वाइज मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने अगर केमिस्ट्री की बुक रखी है, किसकी बुक रखी है? केमिस्ट्री की बुक रखी है, तो जो दूसरी कॉलम वाइज मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें सेलिंग प्राइस सबसे पहले केमिस्ट्री की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली रो का पहला एलिमेंट अगर केमिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके पहली रो का पहला एलिमेंट भी केमिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये था आपको याद करवाने का तरीका एक छोटा सा, कि किस तरीके से आप किसी भी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। मुझे इंफॉर्मेशन तो पता चली गई है, अब मैं इसका आंसर लिख लेता हूं कि कैसे मैट्रिक्स तैयार करेंगे और क्या हम लिखते हैं मार्क्स जो है अचीव करने के लिए। चलो, तो सबसे पहले मुझे क्या कहा क्वेश्चन ने कि द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। अब हमें पता है कि एक दर्जन में कितनी बुक्स होती हैं? 12 बुक्स होती हैं। अब एक बात और, उसने अगर मुझे प्राइस दी होती दर्जन की तो मैं डजन ही लेता। अगर वो मुझे प्राइस दे रहा है इंडिविजुअल की तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे इंडिविजुअल में, यानी कि उसको नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, सो मैंने कह दिया, मान लो कि लेट ए इक्वल टू 120, 96, 120। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 120, 96, 120। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 120, 96, 120। अच्छा, आप चाहो तो इसे और डिटेल में भी लिख सकते हो। डिटेल में कैसे लिखोगे? आप ये लिखोगे कि लेट ए रिप्रेजेंट्स अ मैट्रिक्स हैविंग 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तो आपकी ए मैट्रिक्स ऐसी ही दिखेगी, तो ऐसे लिख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। और बी रिप्रेजेंट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक है तो ऐसे लिख देना, और उसमें क्या लिखोगे? 80, 60, 40, 80, 60, 40, where cost price selling price of SP of लैंग्वेज फॉर्म में। मतलब यहां पर आप लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख देना। लैंग्वेज फॉर्म में कैसे? कि वेयर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केमिस्ट्री बुक इज ₹80, लैंग्वेज की फॉर्म में। लेट ए रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स वेयर 120 इतनी बुक्स हैं, और इसमें भी मैट्रिक्स में लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना। अब आपको क्या दिया हुआ है? कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। कितना अमाउंट रिसीव करेगी? सो ए भी अमाउंट रिसीव करेगी। कैसे? 120, 96, 120 मल्टीप्लाई बाय 80, 60, 40। चेक कर लेना। अब जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 40। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सो यू विल गेट द आंसर 12 के 96 यानी कि कितना? 960। 12 8 96 100 प्लस 96 इंटू 6, 96 इंटू 6 चेक कर लेना। 96 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 के 36 5760 5760 प्लस 12 4 जा 48 4800 चेक कर लेना कितना आ जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 प्लस 57 कितना? 48, 57 और 96। 7 6 13 और 7 20 और 21 का 4 2 6 5 11 और 9 20 201 यानी कि 20100 कितने रुपए आ जाएंगे? कितने रुपए आ जाएंगे? 2011। ठीक है, 20100। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये मिटा देता हूँ, ये रफ का काम था। ठीक है, सो ये मिटा देता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। क्लियर है तो थम्स अप कर देना आफ्टर टेकिंग द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, चलो, सो पहले ले लिया, बाकी और सब भी ले लो फटाफट। चलो, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अगला देखते हैं 21। अगला देखते हैं 21। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? 21 क्वेश्चन कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी। कहता है एन की और पी पे रिस्ट्रिक्शन बताओ सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। कहता है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए। आपको वो बताना है कि एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। अच्छा, उसने मुझे पहले बता रखा है
कि जो एक्स मैट्रिक्स है, जो एक्स मैट्रिक्स है, अच्छा एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो एक्स की बात मत करो, पी की बात करते हैं सबसे पहले। पी की बात करते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले कि जो पी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है पी इंटू के, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी इंटू के। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपको 3 इंटू के, यानी कि 3 बाय के। वाई के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपको n बाय 3, डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है n बाय 3, ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या रखे हैं np और k की वैल्यू, np और k की क्या वैल्यू रखेगी, ये डिफाइन हो जाए। ये डिफाइन होने के लिए सबसे पहले तो py को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबसे पहले तो py को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा py को मल्टीप्लाई करने के लिए p का ऑर्डर क्या है p बाय k, और y का ऑर्डर कितना है 3 बाय k, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या कंडीशन मिल गई पी वाई डिफाइन करने के लिए, कि जो k की वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, 3 के बराबर आनी चाहिए। k की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 3 के बराबर। अच्छा एक बात देखो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा p बाय k, इसका ऑर्डर क्या होगा p बाय k। तो मुझे पता चल गया कि पी वाई का ऑर्डर है p बाय k, p बाय k, और k की वैल्यू है 3, तो यानी कि मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर है p बाय 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया p बाय 3। और ये भी बताया था मैंने आपको कि व्हेन वी आर एडिंग टू मैट्रिसेस तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि अगर इसका ऑर्डर p बाय 3 आया तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए p बाय 3। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो w का ऑर्डर क्या है n बाय 3, w का ऑर्डर है n बाय 3, और y का ऑर्डर है 3 बाय k, तो ये तो सेम है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है n बाय k, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है n बाय k। सो n बाय k, और k की जगह कितना है 3, सो n बाय k में k की जगह कितना है 3, k की वैल्यू कितनी है 3। अब ध्यान से देखना, अब अगर ये दोनों ऐड होना चाहते हैं तो n किसके बराबर होना चाहिए, n किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी ये ऐड होना चाहती हैं, क्या होना चाहती हैं, ऐड होना चाहती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, n के वैल्यू के बराबर, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है तो ये p भी n के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऐड होने के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यानी कि p किसके इक्वल रहा होगा, n के इक्वल, और k की वैल्यू किसके बराबर रही होगी 3 के इक्वल। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, इसमें दे रखा है P इज आर्बिटेरी, P कुछ भी हो सकता है। तो ए ऑप्शन देख लो इसमें, इसमें आंसर कौन सा हो गया हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में साफ साफ दिया हुआ है P इक्वल टू n और K की वैल्यू कितनी, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी फटाफट, क्लियर है। तो अगला देखो 22 देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका नहीं एक साथ ले लेना, चलो एक साथ ले लेना, 22 को भी देख लो एक बार। 22 कहता है n इक्वल टू पी, इस बार n के बराबर, n की वैल्यू p के बराबर दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है हमें, n इक्वल टू p, n p के इक्वल दे रखा है। फिर मुझसे कहता है देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताना है। अच्छा x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे x का भी लिख लेते हैं, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2 बाय n, x का ऑर्डर है 2 बाय n, तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2 बाय n। भाई ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है ऑर्डर सेम होते हैं, सो 2 बाय n। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा z, z मैट्रिक्स है हमारी, z का भी लिख लेते हैं, z का भी लिख लेते हैं। सो z मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2 बाय p, z का ऑर्डर है 2 बाय p, सो z का ऑर्डर क्या है 2 बाय p, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 बाय p। 2 बाय p होने के लिए क्या करना है हमें, उसने कंडीशन दे रखी है n और p की वैल्यू इक्वल है, n और p की वैल्यू क्या है इक्वल है, n और p की वैल्यू क्या है इक्वल है। अच्छा यहां से तो हमें पता चल गया कि n की वैल्यू p के इक्वल ही आएगी, यहां से हमें पता चल गया कि n की वैल्यू p के इक्वल ही आनी है, जो कि हमें पहले ही दे रखा था। अब उसने मुझसे पूछा कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है, 2 बाय n हो सकता है या फिर 2 बाय p हो सकता है, चेक कर लो 2 बाय n हो सकता है या 2 बाय p हो सकता है। तो इसमें 2 बाय n का एक ऑप्शन है b, 2 बाय n का ऑप्शन है b, समझे। ऑप्शन पे जाना है हमें, ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्योंकि ऑप्शन में हमें 2 बाय p दिख ही नहीं रहा। सो अगर 2 बाय p नहीं दिख रहा तो क्या होना चाहिए 2 बाय n। अच्छा 2 बाय n भी नहीं दिखता, 2 बाय p भी नहीं दिखता, तो क्या दिखता नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया हमें, ये क्लियर हो गया। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अगला टॉपिक देखते हैं, इतने स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, फिर अगला टॉपिक देखते हैं।
ओके, सो अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो अगला टॉपिक देखना, देखो अगला टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? एक छोटी सी बात याद रखना है, डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा मैं। रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो, ध्यान रखना। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है मैंने 2 3 4 5 6 7, तो ये तो रो है, ये तो रो है। तो अगर मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने की एक बार देख लेते हैं नोटेशन क्या है। तो ट्रांसपोज को नोटेशन है ए के ऊपर ऐसा डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर कैपिटल टी लगा दो, या फिर ए के ऊपर स्मॉल टी लगा दो। इनमें से कुछ भी दिख सकता है आपको। ए के ऊपर डैश लगा दिख जाए तो भी समझ जाना ट्रांसपोज है, ए के ऊपर कैपिटल टी दिख जाए तब भी समझ जाना ट्रांसपोज है, ए के ऊपर छोटा टी दिख जाए तब भी समझ जाना ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज में करते क्या है? रो को कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। यानी कि 2 3 4 रो है तो इसको कॉलम बना दो, 2 3 4 5 6 7 रो है तो इसको कॉलम बना दो, 5 6 7। सो ये हो गया ए ट्रांसपोज। ये क्या हो गया मेरा? ए ट्रांसपोज। ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? रो को कॉलम बना दो। अच्छा, या फिर कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है, एक ही बात है। या तो रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो, इनमें से कुछ भी कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो आपको पता चल गया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ले लो, छोटे छोटे क्वेश्चन ले लो, 1 2 3, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं छोटे छोटे, एक बार ट्रांसपोज कर देना इनका। चलो इन तीनों का फटाफट ट्रांसपोज कर दो, इन तीनों का फटाफट ट्रांसपोज कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए? ओके, चलो तो इनके आंसर्स बता देना बाद में, इनके आंसर्स बता देना बाद में कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये है। तो ये हमें क्लियर हो गया। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो इन पे, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो इन पे, देखना जरा क्वेश्चन देखना। ओके, क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 1 -3 1, एंड बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 -1 3। कहता है वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है हमें? वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले एलएचएस देख लो। सबसे पहले एलएचएस क्या कह रही है? ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले तो ए प्लस बी निकाल लो। सो ए प्लस बी 2 1 -1 3, ये आ जाए तो इसका ट्रांसपोज कर देना, यानी कि क्या 5 + 2 = 7, 1 + 1 = 2, -3 -1 = -4, 1 + 3 = 4। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोले तो क्या? रो को कॉलम बना दो, 7 2 कॉलम बना देंगे तो ऐसे आ जाएगा, -4 4 को कॉलम बना देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये मेरे एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब एक बार आरएचएस देख लो, अब एक बार आरएचएस देख लो। आरएचएस क्या कहता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो। सो ए ट्रांसपोज कितना? रो को कॉलम बना दो। सो 5 1 ऐसे रो था तो इसको ऐसे कॉलम बना दिया, -3 1 ऐसे रो था तो इसको ऐसे कॉलम बना दिया। प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है? फिर से रो को कॉलम बना दो, यानी कि 2 1 -1 3। अब देख लेना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7,
-3 - 1 इज -4, 1 + 1 इज 2, 1 + 3 इज 4। देखो क्लियरली दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसको एज अ रूल भी याद रखना, इसको एज अ रूल भी याद रखना। क्या रूल है बन गया हमारा कि अगर हम A + B का ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, स्क्रीनशॉट डन हो गया। तो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अगला देखते हैं। अगला कहता है सेम क्वेश्चन है, इस बार भी ये मैट्रिक्स भी है, बी मैट्रिक्स भी है, सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या वेरीफाई करना है, इस बार हमें वेरीफाई करना है इस बार हमें वेरीफाई करना है AB ट्रांसपोज इक्वल्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, इस बार क्या वेरीफाई करना है, AB ट्रांसपोज इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। चेक करते हैं, A मैट्रिक्स भी अपने पास, B मैट्रिक्स भी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो AB मैट्रिक्स निकालो। सो 5 1 - 3 1, B मैट्रिक्स की जगह 2 1 - 1 3। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 5 2 जा 10 -1 कितना 9, 5 1 जा 5 + 3 8, -3 2 जा 6 यानी कि -6 - 1 कितना -7, -3 + 3 कितना 0। ये AB ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, ये AB ट्रांसपोज की वैल्यू नहीं आई, ये तो AB की वैल्यू आई है। अब AB ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आई है किसकी, AB की, ऐसे कर लो या तो। सो AB ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज यानी कि कितना 9 8 -7 0, ये था मेरा LHS। अब देख लो एक बार राइट हैंड साइड, आप किसकी वैल्यू देख लो, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या कहती है, पहले B ट्रांसपोज करूंगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B का मतलब रो को कॉलम बना दो, 2 1 - 1 3, A ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बना दो, यानी कि कितना 5 1 - 3 1। ठीक है, -3 1। अब देखना जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2 5 जा 10 -1 कितना 9, 2 3 जा 6 यानी कि -6 -1 कितना -7, 1 5 जा 5, 5 + 3 इज 8, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 + 3 इज 0। चेक कर लेना क्या आ रहा है, 9 - 7 8 0, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस की जगह सो लिख देना, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड। तो इसको भी एज अ रूल याद रखना, इसको भी एज अ रूल याद रखना। क्या कह रहा है ये रूल, कह रहा है AB ट्रांसपोज इक्वल टू कितना B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये क्या कह रहा है, AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो इसको भी एज अ रूल याद रख लेंगे। ठीक है, इसको भी एज अ रूल याद रख लेंगे। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछ लो। इन केस अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों फटाफट वो कर दो। ओके, सो स्क्रीनशॉट डन। ठीक है, चलो अच्छा ये कुछ नहीं है बच्चों, ये मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, ये प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, यही क्या है, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो मैंने दो क्वेश्चन बना के आपको याद करा दी। ऐसे ही मैं चाहूं तो सारी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बना के कर सकता हूं आपके साथ, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, उनको वेरीफाई आप घर पे कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स उठा लेना अपनी मर्जी से जो आपका मन करे और वेरीफाई कर देना अपने रिजल्ट को। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज देख लो, चेक कर लो। दो तो याद ही हो गई, दो तो याद ही हो गई अपने को, दो याद हो गई हमें आराम से, क्या जो भी अभी हमने करा है। सो दो प्रॉपर्टी तो हमें याद हो गई, कौन कौन सी, पहली प्रॉपर्टी है तो मैं इसमें हेडिंग डाल रहा हूं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। क्या है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है हमारे ट्रांसपोज की कि A प्लस B का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ऐसी अगर मैं दूसरी देखूं बिल्कुल इसी से मिलती जुलती, तो A माइनस B ट्रांसपोज क्या होना चाहिए,
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होना चाहिए, है ना। ऐसी अगर तीसरी देखूं तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी, ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, ये तीनों तो हम देख चुके हैं, मतलब इसका क्वेश्चन नहीं कराया, पर इसी की जगह अगर माइनस दे देता उस क्वेश्चन में तो भी आंसर वेरीफाइड हो जाता। अच्छा तीसरी देखना, कहता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर से वापस ट्रांसपोज कर दो, यानी कि क्या करना है, पहले उसके रो को कॉलम बनाओ फिर कॉलम को रो बना दो, यानी कि क्या हो जाएगा, वो तो वापस की वापस वैसी मैट्रिक्स दिखेगी। तो याद रखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। अगला देख लो, फिफ्थ देख लो। फिफ्थ कहता है मान लो आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लो किसी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले ट्रांसपोज कर देना फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही बात रहेगी। क्या कह रहा हूं मैं, कि किसी भी मैट्रिक्स को आप चाहो तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, या फिर आप चाहो तो उसको पहले ही के से मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर उसको जो है ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, क्लियर है। चलो तो ये 5 प्रॉपर्टीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका अच्छा अभी मत लो, एक और सिखा देता हूँ, 6 प्रॉपर्टी। ध्यान से देखेंगे, 2 वर्ड सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, 2 मैट्रिक्स सिखा रहा हूँ। यहां देखना एक बार, एक मैट्रिक्स सिखा रहा हूँ, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या सिखा रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक सिखा रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इनकी डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं इनकी डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट इनकी बात कर रहा हूं, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या कहती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो वो ए के बराबर ही आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के, तो मैं कह दूंगा ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अभी इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन देता हूं, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतने इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतने इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये मिटा रहा हूं, ये वाला हिस्सा ये लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये लिखा हुआ है। एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स से मान लो एक मैट्रिक्स है ए, क्वेश्चन कहता है चेक ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें चेक करना है कि ए सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करना, ये लॉजिक पड़ा हुआ हमारे पास, ए ट्रांसपोज कर दिया, ए ट्रांसपोज कितना आ गया 5337, ए ट्रांसपोज कर दिया क्या आ गया 5337। क्लियरली देख सकता हूं ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ रहा है। सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बच्चों रेज योर हैंड इफ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इस बार मैट्रिक्स चेंज करते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ये, इस बार ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, मैंने कहा चेक ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, आपने ए ट्रांसपोज कर दिया तो क्या हो गया 0 3 -30, 0 3 -30,
अब देखो, अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ए ट्रांसपोज कितना रहेगा, माइनस ऑफ 0 3 माइनस 3 0। अब चेक करना यही मैट्रिक्स तो क्या थी, ए, तो यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए कैसे मैट्रिक्स हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कैसे मैट्रिक्स हो गई है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अच्छा चलो अब एक लॉजिक और सीख लेते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि आप खुद ही बना के दिखाओ एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैसे बनाते हैं, चेक करते हैं, सीख लेते हैं। देखो ध्यान से, आपने अगर देखा हो तो मैंने क्या करा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, पहले एक काम करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स को एक बार जो है इसका ध्यान से डीप स्टडी करते हैं इसकी। तो आपने देखा होगा इसके डायगोनल एलिमेंट, ये कैसे एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, दोनों डायगोनल एलिमेंट मैंने क्या रखे, सेम, डायगोनल एलिमेंट मैंने क्या रखे हैं, सेम। अच्छा, दोनों डायगोनल एलिमेंट भी सेम रखे और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी सेम रखे हैं। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 3। बस फर्क इतना है कि एक में माइनस लगा दिया। तो अगर आप चाहते हो कोई भी स्क्यू मैट्रिक्स तैयार करना, तो क्या करना, डायगोनल एलिमेंट सेम रखना और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी सेम रखना, और क्या कर देना, माइनस का फर्क कर देना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। मान लो मैंने क्या करा, डायगोनल एलिमेंट सेम रख दिए, मैंने रख दिए 2 2, और यहाँ पर भी मैंने एलिमेंट सेम रख दिए और एक में माइनस लगा दिया, एक में माइनस लगा दिया। वो माइनस नहीं भी लगा सकते हो आप चाहो तो यहाँ लगाना है यहाँ लगा दो, यहाँ लगाना है यहाँ लगाओ। अब अगर मैं पी ट्रांसपोज देखूं तो पी ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 - 7 7 2। ठीक है, क्या आएगा, 2 - 7 7 2। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा, अगर मैं इसमें से क्या लूंगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो क्या ये 2 और 2 माइनस के नहीं हो जाएंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं, नहीं। तो इसका मतलब मेरे को क्या क्लियर हो गया कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो क्या लेने पड़ेंगे, 0। क्या लेने पड़ेंगे, 0, ताकि माइनस का चक्कर पड़े ही ना, माइनस का चक्कर पड़े ही ना। बात समझ आ रही है तो बोल दो क्या कहा मैंने। अगर आप एक स्क्यू मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो डायगोनल एलिमेंट को क्या लेना, 0, ताकि आप बचे हुए में से आराम से माइनस साइन कॉमन ले सको। अब अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 में से माइनस लोगे तो माइनस आ जाएगा, -7 7 और 0। अब ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, मतलब पी के इक्वल है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर होगा आपको। सो अगर हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है तो क्या करना, डायगोनल एलिमेंट भी सेम ले लेना और दूसरे वाले भी। अच्छा डायगोनल एलिमेंट सेम मत लेना, 0 ले लेना, डायगोनल एलिमेंट क्या ले लेना, 0 ले लेना। ठीक है, और दूसरे वाले सेम लेकर एक में माइनस लगा देना। चलो अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या करी थी, एक बार कंसीडर चेक करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, ओके। चलो अब एक बार देखते हैं जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करी थी वो कैसी थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कंसीडर करी थी, जहां तक मुझे याद है तो हमने करी थी 5 3 3 7। तो 5 3 3 7 में मैंने क्या करा कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम कर दिए। क्या करा मैंने, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम कर दिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम कर दिए और ये वाले एलिमेंट चेंज कर दिए। तो अगर मान लो मैं पी लेता हूं इसी थ्योरी पे, और मैंने क्या करा, नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले लिया, 1 और 7 ले लिए, और ये वाले एलिमेंट सेम ले लिए, इसको ले लिया मान लो मैंने 9 और इसको भी ले लिया 9। अब अगर मैं पी ट्रांसपोज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 9 9 7, यानी कि यही दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या करना है, अगर मैं इसको रफ में यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, अगर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देने के लिए क्या करना, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। बस ये रूल याद रखना, बाकी कुछ भी रख लेना। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट इस बार डायगोनल एलिमेंट सेम रखने पड़ेंगे, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0, डायगोनल एलिमेंट 0 रखने हैं, सेम नहीं रखने हैं, डायगोनल एलिमेंट 0 रखने हैं। और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम विद 1 एज नेगेटिव, एक को नेगेटिव करके। तो ये छोटी सी बात याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में,
कि अपने आप से फिल इन द ब्लैंक दे देगा वो 1 मार्क का और बोलेगा राइट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप सोचने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये याद रहेगा तो फटाफट से बना दोगे, ये याद रहेगा तो फटाफट से बना दोगे। चलो नोट कर लो इतना हिस्सा, और सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके रेज योर हैंड फटाफट। ओके सो अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन बना दूंगा, या छोड़ो पहले क्वेश्चन बना देता हूँ फिर रिजल्ट देख लेंगे। क्वेश्चन कहा मैंने, इफ ए इक्वल्स 4137, ए किसके इक्वल है 4137 के इक्वल है, शो दैट 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है चलो तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो 1/2 ऐसे ही ए लिख लो 4137 प्लस ए ट्रांसपोज डायरेक्ट कर रहा हूं 4137, ए ट्रांसपोज क्या कर दिया मैंने, डायरेक्ट ही कर दिया 4137। ठीक है इसको मैंने मान लिया पी, इसको क्या मान लिया मैंने, पी मैट्रिक्स मान लिया। ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है। अब इक्वल टू कितना आ गया 1/2, 4 + 4 is 8, 1 + 3 is 4, 3 + 1 is 4, 7 + 7 is 14। ये क्या आ गया मेरा पी मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई ये मेरी पी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा अब उसने क्या करा है कि शो कर दो कि कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है तो अगर मैं चाहता हूं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं इसका पी ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो मैंने कहा था एक ये वाली प्रॉपर्टी याद है कि के ए का ट्रांसपोज कर लो या फिर के ए ट्रांसपोज कर लो, एक ही बात है। तो स्केलर को ऐसे पड़े रहने दिया और इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो क्या हो गया 8 4 4 14, 8 4 4 14, ये तो यही है। यानी कि क्या हो गया पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल। हेंस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है 1 + ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा अब आपको क्या करना है, एक रिजल्ट के तौर पे याद रखना, वो जो प्रॉपर्टीज लिखी थी ना जब आप कॉपी में नोट करोगे तो उन्हीं प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टी नोट कर लेना जाके, क्या ये प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी शायद, प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी। क्या करोगे आप लिखोगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। क्या होता है ये हमेशा सिमेट्रिक निकल के आएगी, चेक कर लेना। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और आप उसी में उसी का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे और 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। अच्छा यही अगर आप उसको 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दोगे तो वो इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है कैसी मैट्रिक्स आएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है तो इसको इसको ध्यान रख लेंगे, प्रॉपर्टी में लिख लेना जाके, सेम क्वेश्चन को रिपीट चेंज करके माइनस कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। उसको क्यू मान लेना, क्या मान लेना, क्यू। चलो तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो तो एक क्वेश्चन कहता है, अब काफी क्वेश्चन कर पाओगे आप, काफी क्वेश्चन होमवर्क में जाने वाले हैं, ये करवाने के बाद काफी क्वेश्चन होमवर्क में चले जाएंगे आपके। ठीक है तो एक सेकंड रुको बच्चों। चलो तो ठीक है तो अब देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 5 1 -1 2, ठीक है। एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि आपको शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह से हम शो कर सकते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक ना एक बार तो आएगा ही आपके टेस्ट में। चलो, सो ए मैट्रिक्स दे रखी है मुझे। अब मैंने अभी भी एक नॉलेज ली थी, क्या नॉलेज ली थी कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसी का ट्रांसपोज करके ऐड कर दूं तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये अभी हम करके आ रहे थे, तो यही करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है मेरी, यही। सो क्या लिख दिया मैंने, 5 1 -1 2 प्लस ए ट्रांसपोज, इसके रो को कॉलम बना दो, 5 1 -1 2 इक्वल टू क्या, 1/2, 5 + 5 इज 10, 1 - 1 इज 0, -1 + 1 इज 0, 2 + 2 इज 4, इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 10 0 0 4। अगर ये P है तो P ट्रांसपोज कितना है, 1/2 10 0 0 4। क्लियरली P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P है। क्लियरली P ट्रांसपोज किसके इक्वल है, P के इक्वल है। मैं लिख सकता हूं हेंस P इज सिमेट्रिक। P कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो अब क्या करना, लेट Q, ये पैटर्न फिक्स है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये पैटर्न फिक्स है ऐसे ही रहेगा। तो Q को क्या बोल देते हैं, 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो यानी कि 1/2 A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू ये कि 5 1 -1 2, ये A की वैल्यू है, माइनस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज मतलब इसी का ट्रांसपोज कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 1 -1 2। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 5 - 5 इज 0, 1 + 1 इज 2, -1 - 1 इज -2, 2 - 2 इज 0। अब ये किसकी वैल्यू थी, Q की वैल्यू। Q की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 0 2 -2 0। अच्छा Q ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 0 2 -2 0। अब इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, सो 1/2 माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 0 2 -2 0, और यही तो क्या था, Q था। तो यानी कि मेरा क्या आ गया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। P ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -Q के। Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -Q के। यानी कि हेंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q कैसी मैट्रिक्स हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। Q कैसी मैट्रिक्स हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेके फटाफट बताओ बच्चों। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बाकी बच्चे भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। बस P चलो अब अपने P की वैल्यू चेक करना। अब अपने P की वैल्यू चेक करना कि P कितना आया है। P की वैल्यू चेक करना कि P कितना आया है। P की वैल्यू बता दो, P कितना आया है। बच्चों बता दो P कितना आया था, 10 0 0 4। P आया था हमारा 10 0 0 4। और Q कितना आया, यस सर, और Q हाफ 0 -2 2 0। तो यहां पर भी तो हाफ होगा। यस सर, अच्छा अब Q कितना था, हाफ 0 -2 2 0।
ठीक है, तो एक P और Q की वैल्यू आ गई। अच्छा अगर अब मैं P प्लस Q की बात करूं तो P प्लस Q का मतलब क्या है, 1/2 कॉमन ले लिया और इन दोनों को ऐड कर दो, तो 10 प्लस 0 इज 10, 0 माइनस 2 इज -2, 0 प्लस 2 इज 2, 4 प्लस 0 इज 4, यानी कि कितना आ गया 1/2, 1/2 नहीं, अब 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 5 माइनस 1 1 और 2। सो P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 1 1 और 2। चेक करना यही है क्या P प्लस Q की वैल्यू।